वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए और खास करके जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेड एग्जाम होता है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या होता है? कृषि क्षेत्र। किसमें? कृषि क्षेत्र में। अब यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, खनन आदि शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 51% जनसंख्या कार्यरत है। और जिसमें से देखो, अगर पूछ लिया जाए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो कृषि एवं पशुपालन आता है, वन आता है, उद्योग आते हैं, मत्स्य पालन और खनन, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कार्यरत है वो इन्हीं क्षेत्रों में है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो है वो कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ क्षेत्र से संबंधित होती हैं। जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं वो संबंधित होती हैं प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 1960 के दशक से गेहूं और धान की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। अब पेपर में देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं में उत्तर प्रदेश। और गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। अब यहाँ बताना है कि किस चीज़ को ध्यान में रखकर आकलन करते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। क्या है? प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है? कि प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आकलन करने वाली संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या नाम है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय में नई दिल्ली में। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और कहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है? दिल्ली में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र। और इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जीडीपी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। और जो सबसे ज़्यादा जीडीपी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? सेवा क्षेत्र से प्राप्त होती है। किससे? सेवा क्षेत्र से। और इसका दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। किसमें सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है सभी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा भी, प्रशिक्षण के द्वारा भी और चिकित्सा देखरेख के द्वारा भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तीनों के द्वारा। किसके द्वारा? तीनों के द्वारा। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा इसमें से है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। किसके बारे में? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे कौन थे? श्री मोटेंग सिंह
अहलूवालिया। कौन थे? श्री मोटेंग सिंह अहलूवालिया। अब देखो पूछा जाता है पेपर में कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। क्या काम था इसका? योजना बनाने का काम था योजना आयोग का। उसके बाद प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होता थे। कौन अध्यक्ष होता था? प्रधानमंत्री जो थे योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। उसके बाद योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी तथा अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोटेंग सिंह अहलूवालिया थे। अब देखो पेपर में कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी स्थापना? हुई थी 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और उसके बाद अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे और अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोटेंग सिंह। और योजना आयोग का जो नाम था उसको 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदल करके कर दिया जाता है नीति आयोग। क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग। कब किया गया इसका नाम बदल के? 1 जनवरी 2015 को। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और इसका काम क्या होता है? इसका कार्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है जो देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनको अनुमोदन करना, उनके बारे में देखना कि क्या सही बनाई गई हैं कि गलत बनाई गई हैं और इनमें से क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसका काम किसका है? राष्ट्रीय विकास परिषद का। और इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? किसके साथ? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ विकास था उद्देश्य जो चौथी पंचवर्षीय योजना था। किसका? चौथी पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट उसकी व्याख्या की गई, इसको देखते हम लोग पहले। देखो उसकी चौथी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत कब से कब थी? 1969 से लगाकर 1974 तक चली ये योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद ये किसके मॉडल पर आधारित थी? ये थी अशोक रुद्र मॉडल। किसके मॉडल पर? एलन मान्य तथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इस पर योजना का उपनाम गाडगिल योजना था। इसका उपनाम क्या था? गाडगिल योजना था। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी बोला जाता है, तो बताएंगे हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। और किसके मॉडल पर थी? एलन मान्य और अशोक रुद्र मॉडल पर। और कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1969 से लगाकर 1974 तक चली। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी लागू किया था। अब यहाँ पे पेपर में देखो क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार कि परिवार नियोजन जो है कि शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। किसके बाद? पाँचवीं पंचवर्षीय के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। और ये कब से कब चला रोलिंग प्लान जो था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 का जो समय था उसी को बोला गया रोलिंग प्लान। क्या बोला गया? रोलिंग प्लान। और इसके जन्मदाता कौन थे? गुन्नार मिडल। कौन थे? गुन्नार मिडल। इस योजना की शुरुआत वार्षिक योजनाओं के माध्यम से होती है, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घावधि योजनाओं का भाग बना दिया जाता है। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि भारत के योजना निर्माण में इसे सर्वप्रथम जनता सरकार द्वारा अप्रैल 1978 में लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? योजना निर्माण सर्वप्रथम जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू किया गया। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना देखो, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1969 से लगाकर 1974 तक। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? 1974 से लगाकर 1979 तक। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। और नवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था 1997 से लगाकर 2002 तक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया गया था? इसका सेम आंसर हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। किसने लागू किया था रूस में? जोसेफ स्टालिन ने। और कब लागू किया गया था रूस में? 1924 से लगाकर 1953 तक जिनका कार्यकाल रहा। किनका कार्यकाल रहा? जोसेफ स्टालिन जो थे प्रसिद्ध एक रूसी राजनेता थे जिनका कार्यकाल 1924 से 1953 तक रहा। इन्होंने ही पहली बार 1925 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1925 में। कहाँ पर लागू की गई? रूस में। और रूस में लागू की गई। और किसने लागू किया? जोसेफ स्टालिन ने। किसने? जोसेफ स्टालिन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, कार्यकाल 2012 से लगाकर 2017 तक। कब तक? 2012 से लगाकर 2017 तक। और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य थीम तीव्र, अधिक, समावेशी एवं सतत वृद्धि थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, जो भारत सरकार का थिंक टैंक है। अब देखो पेपर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत सरकार का थिंक टैंक, भारत सरकार थिंक टैंक इसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग नीति आयोग को। किसको? नीति आयोग को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? वो हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके द्वारा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद अगला हमारा पार्ट है, देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए आप कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र में। किसमें शामिल है? निजी क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्रति। क्या था? नई पूंजी पर अनुमानित प्रति जब बढ़ेगी तो यहाँ पे निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? यह होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। और देखिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले पंजाब राज्य में। और इसके जनक कौन थे? जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति को 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के लिए भारत में प्रारंभिक स्थल के रूप में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया था। और उसके बाद ध्यातव्य है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। उसके बाद इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछ लिया जाए
कि जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, क्या बताएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 में भारत में हुई थी। और 1960 के दशक में कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पूरी दुनिया में जो, और ये बोरलॉग थे कहाँ थे? ये थे मिस्र के। और इसके बाद सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई? सबसे ज़्यादा हुई थी पंजाब में। और सबसे ज़्यादा फसल किस फसल पर प्रभाव पड़ा था? वो पड़ा था गेहूँ और चावल पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई, ये तीनों चीज़ें जो थी ये हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थी। और उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से पॉइंट दिया गया है कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के दौरान में। कहाँ पे हुई थी? पंजाब से शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो फसल पर प्रभाव पड़ा वो थी गेहूँ और चावल, गेहूँ और चावल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और उसके बाद एक पॉइंट और दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का समय दुग्ध उत्पादन से है। जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और जो श्वेत क्रांति है इसका भी संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। किसकी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। और ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? इसका सही आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। पीली क्रांति को जो संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। और श्वेत क्रांति का दुग्ध से है। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। किससे? बागवानी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन से राज्यों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर क्रांति दिया गया, इधर संबंधित दिया गया है। अब यहाँ पे सुनहरी क्रांति जो उद्यान से, ये क्या है? सही है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है, ये भी क्या है? सही है। नीली क्रांति कुक्कुट पालन से नहीं होता, ये होता है मत्स्य पालन से। किससे होता है? मत्स्य पालन से होता है। तो यहाँ पे जो सी नंबर दिया गया है ये ऑप्शन गलत दिया गया है। नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन से। और हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि से है। तो यहाँ पर नीली क्रांति जो है गलत दिया गया है। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो सुनहरी क्रांति का संबंध होता है उद्यान या फल उत्पादन से। किससे? उद्यान या फिर फल उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति अनाज उत्पादन, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन। उसके बाद रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब नकद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। यह क्या करेगा? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? रिजर्व बैंक ने परिवर्तन का निर्देश दिया लिबोर में। किसमें? लिबोर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार काम करती है। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकार के लिए, कि आप क्या फिल करेंगे? सरकार के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो निवेश किसके रूप में कार्य करता है? सरकार के लिए निवेश एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? बैंकर के रूप में कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट, RR। क्या कहा जाता है? उसे RR कहा जाता है। और जिस बैंक पर बैंकें रिजर्व बैंक को लोन देती हैं उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद कुछ पॉइंट दिया गया, देखो, वर्तमान RBI अध्यक्ष शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। कौन है? रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
1969 में किया गया था 14 बैंकों का। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके बाद और देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 है। कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। और इसके बाद 14 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और जिनकी प्राधिकृत पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ या उससे अधिक थी। किनको राष्ट्रीयकरण किया गया था? जिनकी पूंजी जो 50 करोड़ या फिर उनसे अधिक थी उनको ही 1969 को राष्ट्रीयकरण उनका किया गया था। और 1980 को 6 अन्य सूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? पहले 14 बड़े बैंकों का किया गया 1969 में, उसके बाद 1980 में 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इसमें से जो सिडबी है, सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी क्या है? सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। क्या है? यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है तथा लघु उद्योगों के साथ मध्यम उद्योगों को भी स्थापित करना है। जबकि एचबीसी भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआई बैंक वाणिज्यिक बैंक है। ये क्या है? ये सारी जो है वाणिज्यिक बैंक है, जबकि सिडबी जो है यह वाणिज्यिक बैंक नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। कौन संस्था है? नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और शिवरमन समिति के अनुसार, किसके अनुसार? शिवरमन समिति के आधार पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। यह अधिनियम के द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का मतलब क्या होता है? कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है बैंक दर कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो साख सृजन पर क्या असर होगा? साख सृजन बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट आरबीआई गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। किसका? वित्त सचिव का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की थी। देखिए यहाँ कुछ इसकी व्याख्या की गई है कि जैसे कि आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1998 में। इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं की पेशकश की थी 1998 में और इसकी स्थापना हुई थी 1994। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1994 में। और इसका पंजीकृत कार्यालय जो है वो है बड़ोदरा में और कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पे है? यह मुंबई में है। और ये दूसरे नंबर की जो है भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ देखो, ये पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। सबसे पहला जो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन था? वो था पंजाब नेशनल बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1894 में हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जो कृषि
कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा उधार प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। इन सबको ऋण नाबार्ड बैंक देती है। कौन देता है ऋण कृषि कार्यों के लिए? नाबार्ड बैंक देती है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती तथा बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। सबसे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों ने 50 सहकारी बैंकों ने दिए हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात या फिर उसे एक्जिम बैंक बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। क्या था इसका उद्देश्य? निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। और कौन से आयोग के अनुसार पर? हिल्टन आयोग के अनुसार, हिल्टन यंग आयोग के अनुसार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके जो सबसे पहले गवर्नर थे कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? इसका सही आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है वो है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। कितना हुआ था? 6। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा, पहले 14 बैंकों का हुआ था, उसके बाद फिर 6 बैंकों का हुआ था। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखे, जैसे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और जिनकी जमा पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा थी। और उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और जिनकी धनराशि कितनी थी? 200 करोड़ या फिर उससे अधिक थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। इसका सही हो जाएगा कितना? 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए यह संशोधन पारित किया गया। कितने बैंकों के लिए? 6 बैंकों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई अधिनियम की धारा 7। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 क्या है? जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था। इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे स्थित था? इसका जो हेडक्वार्टर था वह था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में है मुंबई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है वो लोकपाल के बारे में सही है। देखो, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। लोकपाल क्या करता है? रिजर्व बैंक के द्वारा एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और जो बैंकों की समस्या बैंकों संबंधी जो क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या करता है, उसका सलूशन देता है वो, और उसकी जो है जाँच करता है, उसका समाधान करता है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें से है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग जो थे विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या थे? आरक्षित थे। यहाँ पे कुछ पॉइंट देगा कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार द्वारा निम्न 3 क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। वो 3 क्षेत्र कौन थे? परिवहन और रेलवे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु खनिजों का खनन। ये क्या थे? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा
निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। कहा था 1991 के जब आर्थिक सुधार हुए तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया विदेशी मुद्रा भंडार में संकट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। क्या था परिणाम? सबसे जो पहला परिणाम था वो था वैश्वीकरण करना। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 1991 के महान आर्थिक संकट से उबरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण करने का फैसला लिया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण से भारतीय बाजार विश्व बाजारों के लिए तथा वैश्विक बाजार के लिए भारतीयों की पहुंच में सुगमता आ गई, जिसे वैश्वीकरण कहा गया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1991 में जो उदारीकरण तथा निजीकरण ये हुआ, ये किसने किया था? ये किया था किसने? मनमोहन सिंह ने। किसने? मनमोहन सिंह ने। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण के अलावा। किसके अलावा? औद्योगिकरण के अलावा वैश्वीकरण किया गया था, निजीकरण किया गया था, और 1991 की जो आर्थिक नीति उसके द्वारा वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण ये तीनों चीज़ें की गई थी, जबकि औद्योगिकरण नहीं किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद अगला चैप्टर हमारा वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया गया, जो ये पार्ट दिया गया कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार के बारे में, और कब से 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनके बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति को एलपीजी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? एलपीजी के रूप में। वही जो 1991 में जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। और एलपीजी फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन संबंधित है। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण। और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण। क्या है? निजीकरण। और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक दलवाई समिति। कौन सी समिति? अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। किसने? कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट देखे यहाँ पे। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। कब की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष एमएल दंतेवाला थे। कौन थे अध्यक्ष? एमएल दंतेवाला। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया। जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में, उसी का नाम बदलकर 1985 में कर दिया गया कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो दिया गया है कि एमएसपी जो है 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनों पर लागू किया गया है? लागू किया गया है 23 फसलों पर, जिनमें 22 फसलें और गन्ना पे जो लागू किया गया है वो लागू किया है एफआरपी। गन्ना पे लागू किया गया है एफआरपी और 22 फसलों पर लागू किया गया है एमएसपी। क्या लागू किया? 22 फसलों पर एमएसपी लागू किया गया है, जिसमें गन्ना को जो बोला जाता है वो एफआरपी बोला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गन्ना पर दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसे बोलते हैं एफआरपी। और जो 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है उसे बोलते हैं एमएसपी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये क्या है? ये तीनों चीज़ अपनाई गई हैं कृषि विपणन की व्यवस्था के सुधार के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, NFWP का तात्पर्य है। NFWP का मतलब होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। और जो फेरा था इसका 2000 में इसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया इसका फेमा का। क्या कर दिया गया? फेरा को कर दिया गया है फेमा। और फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसका काम क्या होता है? यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय, कॉरपोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक मालिक एक भारतीय निवासी हैं। किन पर लागू होता है? कॉरपोरेट की उन सभी शाखाओं पर और सभी एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक और मालिक क्या है? भारतीय हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए। किसके लिए? कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई रकम नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2017 को। कब शुरुआत हुई? 1 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत हुई है। कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई रकम, ई राष्ट्रीय किसान क्रय मंडी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को $US तक बढ़ाना है। कितने डॉलर तक बढ़ाना है? 60 बिलियन से अधिक। कितना? 60 बिलियन से अधिक बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य था उत्तराखंड। कौन था? उत्तराखंड। और देखो यहाँ पे इसकी जो विशेष कृषि क्षेत्र FAZ स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड था। विशेष कृषि क्षेत्र FAZ में कृषि गतिविधियों के लिए प्राथमिकता, सिंचाई सुविधाओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में की थी। अब देखो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि SAZ का फुल फॉर्म क्या होता है? SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है अनुकूल मंडी। कौन जो है? अनुकूल मंडी नहीं है। जबकि भंडारण सुविधा की कमी है, परिवहन की कमी और मार्केट इंटेलिजेंस, ये सभी की कमी है कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल है। और उसके बाद एक और देखो है, 3 ये पढ़ चुके कि भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष कौन कौन से हैं? भंडारण की सुविधा में कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी और वित्तीय स्रोत की कमी। उसके बाद अनुकूलन मंडी कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा संगठन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के कृषि निगम। भारत के कृषि निगम इसमें शामिल नहीं है। जबकि भारत कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। इसमें व्याख्या की गई जो भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग उत्तरदायी। जबकि भारत जो है, भारत के कृषि निगम ये क्या है? गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2014 से। AMI कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल
2014 से। उसके बाद और देखो इसका जो है उद्देश्य क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। किसके लिए? किसानों की जो है आवश्यकताएं होती हैं उसी को पूरा करने के लिए ये लाया गया था AMI। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। यह पोर्टल किसानों, विक्रेताओं तथा खरीदारों को क्रय विक्रय हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इसके जरिए बेहतर दाम मिलने तथा विपणन के तरीके में बदलाव हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा गया है? इस कार्यक्रम को कहा गया है एग्री उड़ान। क्या कहा गया है? एग्री उड़ान। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, एग्री उड़ान कार्यक्रम किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करने और खेतीबाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई उड़ान का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे हम लोग? ई उड़ान का संबंध जो है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस कराने और खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से है। उसके बाद इसमें स्मार्ट खेती, इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी और उसके बाद फिशरीज, पशुपालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों के बाहर आर्थिक शोषण बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। ये कौन रखता है? ये रखता है पूरा। कौन? पूरा। और पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। पूरा फुल फॉर्म होता है प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इसे केरल के 2 जिलों में एवं 2004-2007 में 3 वर्षों हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। अब देखो यहाँ पे इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, ये पूरा फुल फॉर्म पहले तो हो जाएगा कि पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या बताएंगे हम लोग? प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। और ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया? APJ अब्दुल कलाम ने। कब प्रस्तुत किया? 2003 में। लागू कब हुआ? 2004-7 में। और कहाँ पर लागू हुआ सबसे पहले? केरल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? अटल मिशन जो अधीन है आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आते हैं। इस योजना को जून 2015 में प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। और देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या बताएं हम लोग? 2015 में। किसके कब हुई थी? 2015 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोजगार के अवसरों की कमी सबसे सही व्याख्या है। रोजगारों के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। कितना? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो व्याख्या की गई कि भारत के युवाओं में रोजगार संकट हमेशा से विशाल मुश्किलों से भरा है। भारत में हर महीने लाखों लोग बेरोजगार कर्मचारियों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान विकास मॉडल एक निजी निवेश के आधार पर बनाया गया है। वह रोजगार के निर्वाह में असमर्थ है। कोएन कॉम्पियर इक्विटी स्टीज तथा भारत ऑरिजिन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियों की तुलना में केवल 2.7 लाख नौकरियां 2004 से 10 तक की अवधि में पाए हैं। कितने? देखो 60 लाख नौकरियों की मिलने की अवधि में यहाँ पे कितने लोग केवल नौकरी मिली है? 2.7 लाख को 2004 से 10 तक के बीच में। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि बेरोजगार युवाओं की बढ़ती भीड़ कृषि में कोई भविष्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं तथा भारत में बहुत कम ही ग्रामीण परिवार उपलब्ध हैं जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं। जो सामाजिक जातीय आर्थिक जनगणना के अनुसार अधिकांश ग्रामीण परिवार के पास कृषि के लिए कोई भूमि नहीं है। उन्हें विशेष तौर पर शारीरिक श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें से अधिकांश प्रवासियों के रूप में अपने घर से दूर जाकर कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके काम के अनुसार उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होता है। और देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मतलब लोग काम करते हैं जितना, उन्हें उतना क्या है? उन्हें उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है और घरों से क्या बहुत दूर दूर लोग जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित
नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्या प्रदान करने का लिया गया है कि सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, क्या सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कब? 31 मई 2019 को। उसके बाद अगला पार्ट दिया गया है जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। कब पेश किया गया? 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसे कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इसे भारत में 121वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और देखो पेपर में आ जाए कि जो है जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, तो बताएंगे इसे भारत में 121वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। और कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को विभाजित किया गया है 3 घटकों में। कितने में? 3 घटकों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई कर की व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? इसमें से जो सबसे ज़्यादा उच्चतम प्रतिशत रखा गया है वो रखा गया 28%। कितना? 28%। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसके बारे में बताया गया है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। और इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 संसद में पारित किया गया था तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन पेश किया गया? पेश किया गया था 122वां नंबर का। और किसके द्वारा लागू किया गया? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। और कब लागू किया गया था इसको? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें 5 प्रकार की स्लैब हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और उसके बाद वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर के 28% स्लैब उच्चतम है। तो सबसे ज़्यादा कर लगाया जा सकता है वो 28% का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? जो सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया वो लागू किया गया था किसके द्वारा? असम के द्वारा, असम राज्य के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसका स्वयं हो जाएगा, किसे नियुक्त किया था? अमित मित्रा को। किसको? अमित मित्रा को। और हमारे सारे अर्थव्यवस्था क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।